नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पंद्रह से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 1270 मामले। भारत बायोटेक ने कहा, बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 10वीं किस्त अंतरित करेंगे। जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। कर की दरों को युक्तिसंगत करने संबंधी रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन तक शीतलहर की संभावना व्यक्त की। और भारत के साथ अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी कल से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। संवेदनशील वर्ग के लिए एहतियाती तीसरा टीका 10 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संभावित लाभार्थियों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 150 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक प्रदान की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 16 करोड़ 94 लाख वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की पहली एहतियाती खुराक 60 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने तीसरी खुराक के लिए पंजीकरण करने से 9 महीने पहले वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त की थी। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एहतियात के तौर पर टीके की तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू की जाएगी। अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ा दिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 150 करोड़ 66 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। करीब 16 करोड़ 94 लाख टीके अब भी इनके पास शेष हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार एहतियाती डोज के लिए पात्र लोगों को एसएमएस भेजकर जानकारी देगी। वैक्सीन का एहतियाती डोज कोविड संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने और बीमारी से होने वाली मृत्यु की गंभीरता को कम करने में सहायक होगा। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसका कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित पाया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये टीका दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में पूरी तरह से सफल हुआ है। भारत बायोटेक का ये बयान औषधि महानियंत्रक द्वारा 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 1313 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस वर्ष 30 मई के बाद एक ही दिन में संक्रमित मरीजों की ये सर्वाधिक संख्या है। 30 मई को 946 लोग कोविड से संक्रमित हुए थे। बिहार में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। पटना के किदवईपुरी के 26 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति पिछले हफ्ते दिल्ली आया था तथा विदेश से लौटे अपने एक रिश्तेदार से मिला था। इस बीच राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 132 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उधर मध्य प्रदेश में अब तक 10,22,72,199 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इंदौर जिला 100% कोविड के दोनों टीके लगाने वाला पहला जिला बन गया है। यहां कल तक 28,16,345 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका था। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 72 नए मामले सामने आए, जबकि 19 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इस समय मध्य प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 360 है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश आज रात से प्रभावी होंगे। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत सामाजिक और धार्मिक समारोहों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात त्वरित कार्रवाई बल के अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की। स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर पर्यटक स्थलों, समुद्री बीच, खेल के मैदानों और मॉल में धारा 144 लगाई जा सकती है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य और सरकारी विभागों के अधिकारियों को कोविड से बचने के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। व्हाइट टाउन के इलाकों में कल सुबह 3 बजे तक वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए समुद्री तट से लगे सड़क मार्ग पर लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पुदुचेरी के प्रवेश द्वारों पर कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच शुरू कर दी है और जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने आज रात 10 बजे से कल तड़के 1 बजे के बीच सभी दुकानों और बारों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 1,270 मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 320 मामले आए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66,65,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 7,585 मरीज ठीक हुए। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 67 करोड़ 78 लाख कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। केंद्रीय बजट से पहले ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने कोविड महामारी से उत्पन्न वित्तीय बोझ को देखते हुए जीएसटी मुआवजा और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने पर जोर दिया है।
राज्य सरकारों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की मांग भी की है। बैठक में कर की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अंतरित की जाएगी। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है। अभी तक किसान परिवारों को 1,60,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। इस अवसर पर श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए गए। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 1,270 मामले। भारत बायोटेक ने कहा, बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 10वीं किस्त अंतरित करेंगे। जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। कर की दरों को युक्तिसंगत करने संबंधी रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन तक शीतलहर की संभावना व्यक्त की। और भारत के साथ अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 74 रन बनाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत परिक्रमा में शाम 4:30 बजे दुनिया रंग बिरंगी का विशेष संस्करण प्रसारित करेगा। आज ही रात 10:30 बजे वर्षांत श्रृंखला में वर्ल्ड न्यूज स्पेशल एडिशन 2021 सुना जा सकता है। दुनिया रंग बिरंगी की ऐसी खबरें जिन्होंने आपको गुदगुदाया, हंसाया और हैरान किया। साल भर की ऐसी खट्टी मीठी यादों को अपने पिटारे से निकालकर हम फिर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सुनिएगा जरूर 31 दिसंबर शाम 4:30 बजे कार्यक्रम परिक्रमा में दुनिया रंग बिरंगी एक झलक। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुने जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेंगे। बीते साल की खट्टी मीठी यादों को समेटकर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे प्रसारित करेगा कार्यक्रम वर्ष 2021 की एक झलक। इसे आप सुन सकते हैं FM गोल्ड
100.1 मेगाहर्ट्ज और अतिरिक्त मीटरों पर। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग के लिए ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री शाह पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचे और उन्होंने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। श्री शाह महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने मनीराम दास की छावनी भी गए। महंत नृत्य गोपाल दास श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। आज 3 वी है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। ये 3 वी की कहानी इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़कर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो दुनिया के सभी स्थानों से राम भक्तों को अयोध्या लाने का काम करेगा। यहाँ पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी ऐसा अद्भुत बन रहा है। संत कबीर नगर में भी उनका एक अन्य जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री अमित शाह आज तीसरे पहर 3:30 बजे बरेली जिले में कुतुबखाना क्षेत्र से एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। शाम को वे पटेल चौक क्षेत्र में एक अन्य जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण बल्लभ सहाय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कृष्ण बल्लभ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1930 और 1934 के बीच
सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। वाल्मीकि के रामायण, वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मन। जेल में वे अपने गुरु श्री कृष्ण सिन्हा से मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और कृष्ण बल्लभ सहाय ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है, तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन विहार। ब्रिटिश सरकार ने सभी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कृष्ण बल्लभ को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 9 नवंबर 1942 को रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबचंद गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण को जेल से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर कारावास के आदेश के साथ भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। आजादी के बाद जब बिहार में अंतरिम सरकार बनी तो कृष्ण बल्लभ सहाय को राजस्व मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। उन्हें 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहला अग्रणी कानून लिखने और भूमि सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। 5 मई 1974 को पटना से हजारीबाग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस महान आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। 31 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता राज नारायण की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 23 नवंबर 1917 को वाराणसी में हुआ था। राज नारायण छात्र जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। वे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और एक स्कूल तथा श्रमिक संगठन की स्थापना में मदद की। उन्होंने 1939 से 1944 तक छात्र संघ की राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज नारायण छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने वाराणसी तथा उसके आसपास विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 तक जेल में रखा गया। जब देश आजाद हुआ, राज नारायण सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। वे आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी थे। वे 1966 में सोशलिस्ट पार्टी से राज्यसभा के सदस्य बने। राज नारायण ने जनता पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 1986 को 69 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 31 दिसंबर तमिल पत्रकार टीएम चिदम्बरा रघुनाथन की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर जेल भेजा गया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेंगलुरु के एक क्षेत्रीय अधिकारी सहित 4 लोगों को 20 लाख रुपए के कथित रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि, गुड़गांव और भोपाल में आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। 4 करोड़ रुपए जब्त किए गए गिरफ्तार लोगों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर यात्रियों को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का फाइनल दुबई में चल रहा है। बारिश के कारण मैच रोक दिया गया है। इससे पहले श्रीलंका ने 33 ओवर में 7 विकेट पर 77 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सेमीफाइनल मुकाबलों में भारत बांग्लादेश को हराकर तथा श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। देश के पश्चिमोत्तर भागों में नए वर्ष की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तथा राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में भी रविवार तक शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सुबह और रात में घना कोहरा छाया रह सकता है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा देश के मध्यवर्ती इलाकों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री और पूर्वी हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। इस बीच आज के मौसम पर नजर डालें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी और बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे तथा बूंदाबांदी के आसार हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कोच्चि पहुंचे। केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव, कोच्चि के मेयर एम अनिल कुमार, दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज तथा अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बाद में उपराष्ट्रपति लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के लिए रवाना हो गए। श्री नायडू कल कदमत और एंड्रोट द्वीप समूह में स्थापित कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 2020-21 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़कर 15,30,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वर्ष 2020-21 में बेनिन, नेपाल, बांग्लादेश, सेनेगल और टोगो भारत से गैर बासमती चावल के शीर्ष आयातक रहे, जबकि बासमती चावल सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 1,270 मामले। भारत बायोटेक ने कहा, बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 10वीं किस्त अंतरित करेंगे। जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। कर की दरों को युक्तिसंगत करने संबंधी रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे।
मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन तक शीतलहर की संभावना व्यक्त की। और भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट फाइनल मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।